हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीमी टेक्निकल क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। और स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे भाइयों, आज का ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंतर्गत जो नियम होते हैं उन नियम को आज हम लोग प्रश्नों के माध्यम से हल करने वाले हैं। करेक्ट। तो आप लोग बस एक प्यारा सा काम कर दीजिए, इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, और ताकि हमारे साथ और भी स्टूडेंट कनेक्ट हो सकें और वो भी इस क्लास को बड़े ही आराम से देख सकें। तो आप ये प्यारा सा काम कर दीजिए। इसके बाद हम अपने इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और इस प्रश्नों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। करेक्ट। चलिए, तो चलिए आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। हर एक प्रश्न आपके नज़रों के सामने से होता हुआ जाएगा। आप हर एक प्रश्न को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझते हुए और उसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला नंबर का सवाल है आज का हमारा। आवेश की गणना करने के लिए किस नियम को प्राथमिकता दिया जाता है? हमें एक चार्ज की कैलकुलेशन करना है, उसके लिए हम किस नियम को प्राथमिकता देंगे? लेंज के नियम को, या फिर जूल के नियम को, या कूलाम का नियम, या गुरुत्वाकर्षण का नियम? तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हमें आवेश की गणना करना होता है तो हम हमेशा कूलाम के नियम को ही प्राथमिकता देते हैं। किसको? कूलाम के नियम को प्राथमिकता देते हैं। अब इस प्रश्न का मैं आपको टोटल थ्योरी बताता हूँ। ठीक है। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम हमें कहता है कि दो आवेश Q1 इंटू Q2, इन दोनों आवेश के बीच की दूरी यदि आप बढ़ाते हैं तो बल आपका घटेगा, यदि बीच के दूरी को घटाते हैं तो बल आपका बढ़ेगा। यानी कि ये जो आपका बल है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? बल यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। देखिए, बल समानुपाती है किसके? दोनों आवेशों के गुणनफल के और दूरी के। करेक्ट। अब बात हम करते हैं कि हमारी ये जो बल है किस पे डिपेंड करती है? तो डिपेंड देखिए आवेश पे भी कर रही है और इसके बीच की दूरी पे भी कर रही है। केवल ये निर्वात में करती है। यदि आप माध्यम को चेंज करते हैं तो वहाँ पे पदार्थ का जो प्रकार है उस पे भी ये डिपेंड करने लगता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक आपके पास वायर है, ये आपके पास एक क्या है? चालक। ये हमारा एक माध्यम है। ये माध्यम अभी किसका है? मान लीजिए कि तांबा, ये हमारा तांबा है। तो इस तांबे में मैं आवेश Q1 और Q2 दो आवेश को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस समय ये किस पे डिपेंड करेगा? ये केवल निर्वात में रहेगा, उस समय किस पे डिपेंड करेगा? ये दोनों आवेश के बीच की दूरी पे और आवेश के गुणनफल पे डिपेंड करेगा। लेकिन यदि आप माध्यम को चेंज करते हैं, ठीक है, तो उस समय ये पदार्थ की प्रकृति पे भी डिपेंड करने लगेगा कि ये तांबे का है या फिर एल्यूमिनियम का है या पीतल का है, किस चीज़ का माध्यम है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और ये जो आपका के दे रखा है, के एक नियतांक है और के की वैल्यू होती है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये के का मान होता है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए और ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए आप कहीं पे। करेक्ट। चलिए, ये तो आपका कुछ बेसिक चीज़ हो गया। मैं आपसे ये बात पूछता हूँ कि कूलाम क्या होता है? एक कूलाम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए, कूलाम हमारा क्या है? आवेश का एक यूनिट है। ठीक है। चार्ज का एक यूनिट है। तो एक आवेश का यदि एक मान है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आप इस चीज़ को, इन दोनों चीज़ को, बहुत ही बेहद ही शानदार चीज़ मैं बताया हूँ आपको, और आप इन दोनों चीज़ को नोट करिए। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए का टोटल निचोड़। ऑप्शन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब आगे बढ़ें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हर एक प्रश्न आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर एक प्रश्न को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखिए और उसका जवाब दीजिए। निम्न में से वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध में संबंध बताने वाला नियम किसे माना जाता है?
किस में ये बता रहा है संबंध? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, यानी कि तीनों पैरामीटर्स के बारे में ऐसा कौन सा नियम है जो इसके रिलेशन के बारे में हमें बताता है। क्या किरचॉफ का नियम है? नहीं, किरचॉफ का नियम नहीं बताता। प्रतिरोध का नियम? नहीं। फैराडे का नियम? ये भी नहीं। ओम का नियम? बिल्कुल, ये ओम का ही नियम एक ऐसा नियम है जो हमें इन तीनों पैरामीटर्स के बारे में, इनकी रिलेशनशिप के बारे में बताता है। हम बात करते हैं ओम के नियम के बारे में। ओम के नियम, इनका पूरा नाम क्या होता है? इनका पूरा नाम होता है GS ओम। GS ओम। ये क्या होता है दोस्तों कि जितने भी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं ना, इन्होंने क्या किया कि रिसर्च किया इस टेक्नोलॉजी फील्ड में। तो इनको जब ये सक्सेस हो गए अपने रिसर्च के दौरान, तो उन्होंने जिस चीज़ का रिसर्च कर रहा था ना, अगर वो सक्सेस हो जाते हैं तो वो उस अपने ही नाम पे उस नियम को डाल देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट के बारे में संबंध ढूंढा, वहाँ से रिसर्च किया, तो इस नियम को अपने ही नाम पे इन्होंने प्रतिपादित कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए उनका नाम इसीलिए इसको ओम का नियम कहा जाता है। तो इनका पूरा नाम है GS ओम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ओम का नियम कहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, तो ये AC में भी लगता है और DC में भी लगता है। बस आप इसको नोट करिए फटाफट, AC सर्किट में भी, DC सर्किट में भी ओम का नियम लगता है। और दूसरी बात, सर्किट कैसा होना चाहिए? बंद सर्किट। यदि सर्किट ओपन है तो वहाँ पे ओम का नियम बिल्कुल लागू नहीं होगा। ये दूसरी बात। ठीक है, ये पहली, ये दूसरी। अब तीसरी बात यहाँ पे आती है कि ओम का नियम का यदि हम कहीं पे प्रतिपादन कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक लेबोरेटरीज है, एक प्रयोगशाला है, वहाँ पे हम ओम के नियम को प्रतिपादन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें कौन सा चीज़ ऐसा है जिसको हमें कांस्टेंट रखना चाहिए? तो पहली बात आती है तापमान। यदि हम किसी लेबोरेटरीज में ओम के नियम को सत्यापित कर रहे हैं, तो वहाँ का जो, उस कमरे का जो तापमान है वो चेंज नहीं होना चाहिए, और उस कमरे का जो भौतिक परिस्थिति है, भौतिक परिस्थिति, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि यदि ये दोनों चीज़ आपका नियत है, तब तो आपका जो आप मान ज्ञात कर रहे हैं वो मान बिल्कुल यथार्थ मान आपको निकल के आएगा। यदि आप इन तीनों चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, दोनों चीज़ों पे, तो आपका जो मान है वो एक्यूरेट मान नहीं आएगा आपको। ठीक है, यदि आप करंट निकाल रहे हैं, करंट की वैल्यू आपको फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी यदि तापमान चेंज हो रहा है तो। ये आपका तीसरी बात होगी। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। करेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन। ऊर्जा आवेश के सिद्धांत पर निम्न विकल्पों में से कार्य करने वाली नियम कौन है? ऊर्जा आवेश, फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम, ये तो DC जनरेटर में लगाया जाता है। हेलिक्स का नियम, ये यहाँ पे काम नहीं करता है। दायां हाथ का नियम, ये तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किरचॉफ का नियम, बिल्कुल, ये जो किरचॉफ का नियम है ये ऊर्जा आवेश के सिद्धांत पर कार्य करता है। बट देखिए, किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? किरचॉफ ने 2 नियम दिया था। किरचॉफ के टोटल कितने नियम थे? किरचॉफ के टोटल 2 नियम थे, राइट। तो पहला नियम था इनका KCL के बारे में, और दूसरा नियम था KVL के बारे में, राइट। तो KCL KVL तो हम पढ़ ही लेंगे। पहले हम बात करते हैं किरचॉफ है क्या। एक रूस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था किरचॉफ। उन्होंने करंट और वोल्टेज के बारे में कुछ परिणाम निकाले थे, कुछ उनके बारे में रिसर्च किया था, करेक्ट। तो उनके नाम पे ये नियम लागू हुआ है, किरचॉफ का नियम। तो ये रूस के वैज्ञानिक थे। और ये देखिए, आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये केवल DC परिपथ में ही काम करता है। किरचॉफ का नियम केवल DC सर्किट में ही काम करेगा, AC में काम कभी ये करेगा नहीं। और दूसरी बात, एक ऐसा सर्किट जो जटिल हो, कैसा हो? जो जटिल सर्किट हो, वहाँ पे किरचॉफ का नियम हमेशा लगता है। अब बात करते हैं हम इस KCL के बारे में कि ये KCL क्या है। इसका पूरा नाम होता है किरचॉफ करंट लॉ। इस लॉ में क्या होता है कि एक हमारे पास होता है नोड, ये हमारे पास क्या है? एक नोड। इस नोड में जितना करंट प्रवेश कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि ये करंट क्या कर रहे हैं, ये सब प्रवेश कर रहे हैं, तो जितना करंट इसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो टोटल करंट इसमें निकल भी जाते हैं। कहने का मतलब ये है मेरा कि जितना इसमें
एंट्री कर रहे हैं उतना आउट भी हो जाते हैं, जितना इन उतना आउट। तो इस नोड पे फिर क्या बचा, इस नोड पे तो करंट जीरो बचा, क्योंकि जितना आया उतना निकल गया, तो नोड पे कोई करंट नहीं बचा। तो ये क्या हो जाता है, सिग्मा आई बराबर जीरो। आई क्या है, करंट, करंट क्या बचा, जीरो बचा, क्योंकि इस नोड पे जितना आया उतना निकल गया, तो बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। और दूसरी बात, जिस तरह से ओम के नियम में हम लोग को तापमान और भौतिक परिस्थिति को हमें कांस्टेंट रखना होता है, नियत रखना होता है, इसी तरह हमें केसीएल में भी विद्युत आवेश के मान को नियत रखना होता है। किसके मान को, आवेश के मान को, विद्युत आवेश के मान को नियत रखना होता है। इसीलिए केसीएल आवेश के ऊर्जा आवेश के नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया हूँ मैं आप लोगों के लिए। और दूसरी बात, ये हमेशा लो फ्रीक्वेंसी पे ही काम करेगा, लो फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में, लो फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में ही ये काम करेगा, अन्यथा कहीं पे काम नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, एक है हम इस किरचॉफ के नियम को केवल डीसी सर्किट में ही प्रयोग लेते हैं, और डीसी सर्किट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जीरो ही होता है, समझिए। तो लो फ्रीक्वेंसी में हम इसका काम में लेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, केसीएल के बारे में हमने देख लिया, अब देखते हैं केवीएल के बारे में। मैं आपको फुल डिटेल्स के साथ बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। केवीएल के बारे में हम यहाँ पे केवीएल के बारे में देखते हैं कि केवीएल हमें क्या कहता है। एक हमारे पास सर्किट है ये, ठीक है, इस सर्किट में डीसी की कोई बैटरी है, ये हमारा कुछ पैरामीटर्स लगे हैं। ठीक है, ये हमारा पैरामीटर्स है। मैंने इस सर्किट में मान लीजिए कि 15 वोल्ट की ये बैटरी है, वैसे तो 24 वोल्ट, 12 वोल्ट और 6 वोल्ट की बैटरी है, मान लीजिए कि 15 वोल्ट की बैटरी है। तो 15 वोल्ट की बैटरी, ये R1 प्रतिरोध और R2 प्रतिरोध के बीच जितना इनकमिंग वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सप्लाई है, तो इस सर्किट के दरमियान ये 15 वोल्ट का वोल्टेज टोटल ड्रॉप हो जाना चाहिए। यानी कि R1 के द्वारा 7.5 वोल्ट, ठीक है, और R2 के द्वारा 7.5 वोल्ट। यानी कि कहने का मतलब, जितना हम इस सर्किट में आरोपित वोल्टेज दे रहे हैं, वो आरोपित वोल्टेज इस सर्किट के द्वारा लगाए गए पैरामीटर्स के द्वारा टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो जाना चाहिए, तभी केवीएल का नियम लागू होता है। दूसरी बात, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमें निकल के आता है कि जितना हमने दिया उतना तो ड्रॉप हो गया, तो वोल्टेज क्या बचा, सिग्मा वी बराबर जीरो। यही हमारा केवीएल का नियम होता है। और दूसरा नियम, ये चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किए बिना ही, ये क्या कहते हैं कि इस सर्किट में वो होता है जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, इसमें किसी भी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरी बात, ये केवल डीसी पे कार्य करता है, बट हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है, लाप्लासा ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग करके हम इसको एसी परिपथ में भी काम में ले सकते हैं, एसी सर्किट में भी काम में ले सकते हैं। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि लाप्लासा ट्रांसफार्मर का उपयोग करके हम किरचॉफ के नियम को एसी सर्किट में भी उपयोग में ले सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये जानकारी आपको इतना जल्दी कहीं से मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वैसे भी जो स्टूडेंट पढ़ने वाला होता है ना, वो हर एक डेटा को नोट करता है, हर एक पॉइंट को नोट करता है। करेक्ट। चलिए, 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, यदि एक समान मान का धारा एक ही समय तक अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में से गुजारी जाए तो उसके इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए पदार्थों का घनत्व उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होते हैं। किस नियम में कहा गया है? ये फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस नियम है। क्या है? फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस नियम। फैराडे ने 2-3 नियम दिए थे, देखिए। ठीक है, तो उनमें से एक फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस नियम भी होता है, विद्युत अपघटन का नियम। तो विद्युत अपघटन, ये जो फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस नियम है, ये भी 2 प्रकार का होता है, पहला और दूसरा। पहला नियम में क्या होता है? पहला नियम में देखिए क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है कि किसी विलयन में हम किस मात्रा का विद्युत धारा प्रवाहित करवाए हैं। ठीक है, तो इसका पहला नियम निकल के आता है M समानुपाती I T। ये फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला नियम है। यानी कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान M किसी विलयन में प्रवाहित धारा की मात्रा कितने समय तक प्रवाहित किया गया है, इसके
अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती होता है। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या होता है, दूसरे नियम के बारे में ये आपको क्वेश्चन पूछा है कि यदि एक समान मान का धारा एक ही समय तक अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में गुजारी जाएगी तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए पदार्थों का घनत्व उसके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। इसमें देखिए क्या होता है, M1/W1, M2/W2 और M3/W3, ये इसका दूसरा नियम होता है। यहाँ पे M क्या है, देखिए पदार्थ का द्रव्यमान है, और W क्या है, W रासायनिक तुल्यांक है। यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक हमारे पास बर्तन है, ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास बर्तन है। इस बर्तन में हमने क्या विलयन डाल रखा है, करेक्ट, इस तरह से हमने इसमें विलयन डाल रखा है। इसमें दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, कोई छड़ डाल दिए दो, इस तरह से एक एनोड का काम करेगा और एक कैथोड का काम करेगा। तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप समझते होंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसी नियम के द्वारा किया जाता है। मान लीजिए कि जिंक पे मुझे सोने का परत चढ़ाना है, ये मेरा हो गया कैथोड का, ये हो गया एनोड। जब मुझे जिंक पे सोने की परत चढ़ानी है तो मैं जिंक को कैथोड में रखूंगा और सोना को एनोड में रखूंगा। इन दोनों इलेक्ट्रोड को विद्युत सप्लाई से कनेक्ट किया जाएगा। फिर इसमें धारा का प्रवाह होगा। जब धारा का प्रवाह होगा तो ये जो सोना है, ये सोना के जो अणु होंगे, कण होंगे, ये निकल के किस में आ जाएंगे, ये निकल के आ जाएंगे इस कैथोड वाले यानी कि जिंक वाले पे। तो इस तरह से देखिए होता है, ये क्रिया संपन्न होती है, करेक्ट। तो इस तरह से ये होता है। यही कहा गया है कि यदि एक समान मान तक धारा एक समान मान का धारा एक ही समय तक अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से गुजारी जाए, ठीक है, तो इसके घनत्व उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती हो जाता है। बिल्कुल, ये फैराडे का दूसरा नियम है और ये फैराडे के विद्युत अपघटन नियम के अंतर्गत आता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव की गणना करने के लिए सामान्यतः कौन सा नियम सार्थक है। देखिए, विद्युत के आवेश के कई सारे रूप होते हैं, ठीक है, आवेश यानी कि विद्युत के कई सारे रूप होते हैं। हीट रूप में भी होता है और द्रव्य के रूप में भी होता है और प्रकाश के रूप में भी होता है, बहुत सारे रूप होते हैं, रासायनिक के रूप में होते हैं। तो हमें यहाँ पे ऊष्मीय प्रभाव के बारे में पूछा गया है कि विद्युत का जो ऊष्मीय प्रभाव है उसकी गणना करने के लिए हम कौन सा नियम को काम में लेंगे, कौन सा नियम हमारे लिए ज़्यादा सार्थक रहेगा। तो गति का नियम कि लेंज का नियम, जूल का नियम, बिल्कुल ये जूल का नियम ही हमें विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव को बताता है। जूल का नियम क्या होता है, H = I²RT। इसमें देखिए क्या होता है कि यदि आप करंट की वैल्यू को जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, हीट हमें उतना ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन ये जो करंट है ये डिपेंड करता है किस पे, रेजिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करता है। कैसे, यदि रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो होगी, और करंट कम फ्लो हुई तो हमारे हीट भी कम, तापमान भी हमारे कम उत्पन्न होगी। और ये जो करंट होता है ये रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड हुआ और टाइम पे भी डिपेंड होता है कि यानी कि करंट, मान लीजिए कि 5 एम्पियर का करंट तो फ्लो हुआ, बट कितने टाइम तक हुआ ये भी तो मायने रखता है। तो ये जो हमारा करंट है ये रेजिस्टेंस और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। तो यही होता है जूल का नियम दोस्तों। और जूल के नियम में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है और आप उसका जवाब दीजिएगा कि 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है। 1 जूल बराबर कितना कैलोरी और 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, बताइए, कमेंट तुरंत कीजिए और बताइए 1 जूल बराबर कितना कैलोरी और 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, राइट। तो 1 जूल बराबर 0.25 कैलोरी, करेक्ट। और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। तो आप इस डेटा को फटाफट नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करिए, फटाक से कीजिए काम, करेक्ट। चलिए, सभी प्रश्न बहुत ही खास रहे हैं आज का, सभी प्रश्न बहुत ही खास है आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन का लेवल है ना बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस नियम का प्रयोग इंडक्शन ज्ञात करने हेतु किया जाता है।
ठीक है। इंडक्शन यानी कि इंडक्शन का इंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए हम किस नियम को काम में लेते हैं? बीओटी नियम, फैराडे का नियम, शक्ति का नियम या न्यूटन का नियम? नहीं, न्यूटन का नियम तो हम वहाँ पे काम में लेंगे ना जहाँ पे हमें बल ज्ञात करना हो, और जहाँ पे हमें पावर ज्ञात करना हो वहाँ पे पावर का नियम। बट ऐसा कोई नियम होता नहीं। बीओटी नियम ये भी कोई बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है, ये कोई नियम नहीं होता दोस्तों। करेक्ट। तो ये फैराडे का नियम होता है। फैराडे के नियम के द्वारा हम इंडक्शन का इंडक्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। फैराडे भाई साहब ने क्या बोला था? इन्होंने कहा कि यदि ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम चुंबक बना सकते हैं, मैग्नेट, तो मैग्नेट के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं बना सकते? ठीक है। तो देखिए, विद्युत चुंबक जो होता है ना वो इलेक्ट्रिकल से बनता है मैग्नेट, तो मैग्नेट से इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं बनता? ये सुझाव किसका था? ये सुझाव था फैराडे का। तो फैराडे ने क्या किया कि चुंबक के द्वारा इन्होंने विद्युत का निर्माण किया, इसीलिए इसके नियम को कहते हैं विद्युत चुंबकीय नियम। करेक्ट। तो ये आपका 6वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैराडे का नियम है जो इंडक्शन का इंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो मोटर, मशीन, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर जो भी होते हैं ना, सभी फैराडे के नियम पे ही लागू होते हैं, फैराडे के नियम पे ही काम करते हैं। करेक्ट। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है और भूलना नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई डिस्क में भंवर धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? एक हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, उसी चुंबकीय क्षेत्र में डिस्क घूम रही है, किसके कारण? भंवर धारा के कारण। तो इस भंवर धारा की डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है? ठीक है। तो इस दिशा को किस नियम के द्वारा हम ज्ञात करेंगे? तो ये देखिए होता है, ये लेंज का नियम होता है। किसके नियम द्वारा? लेंज के नियम के द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी चुंबकीय क्षेत्र में डिस्क जो होती है ये घूमती रहती है। तो वो जो हमारी भंवर धारा है, उस भंवर धारा के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुई और उसी चुंबकीय क्षेत्र में डिस्क घूम रही है। तो उस भंवर धारा का डायरेक्शन क्या है? ठीक है। उस डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम लेंज के नियम को काम में लेंगे और लेंज के नियम के द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। एम्पियर का नियम और शेयरिंग का नियम, इनमें से कोई भी ऐसा तो कुछ है भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका उपयुक्त आंसर रहेगा और आप सभी देख लीजिए। करेक्ट। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ और मैग्नेटिक फील्ड का मान निर्धारित करने वाला नियम है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड का मान निर्धारित करने वाला, इनमें से कौन सा नियम है? घुमाव बल का नियम, कार्क स्क्रू नियम? बिल्कुल, कार्क स्क्रू नियम ही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि एक स्क्रू होता है, ध्यान दीजिएगा, ये एक स्क्रू होता है। करेक्ट। इस तरह से इस स्क्रू में क्या होगा कि यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर चलाने के लिए एक पॉइंट बना होता है। जब आप यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे और इस स्क्रू को किसी दीवार पे कसते हैं, करेक्ट, तो ये स्क्रू क्या करता है, ये अंदर भी जाता है लेकिन ये घूमता हुआ अंदर जाता है। इस तरह से घूमता हुआ ये आगे बढ़ता है, अंदर जाता है। तो जब ये सीधी गति करते हुए आगे जाता है तो ये धारा की दिशा को संकेत करता है, और ये जब इस तरह से घूमता हुआ आगे जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करता है। किसको? चुंबकीय क्षेत्र को। समझ गए? ठीक है ना। तो ये कार के स्क्रू नियम के द्वारा ही ये काम किया जाता है कि एमएमएफ और मैग्नेटिक फील्ड का मान निर्धारित किया जाता है। देखिए, कोई भी स्क्रू होता है वो जब आगे जाएगा तो वो डायरेक्ट आगे तो नहीं जाएगा, इस तरह से सिलेंड्रिकल रूप से घूमता हुआ ही आगे जाएगा। तो जो आगे जा रहा है वो तो धारा के नियम को बताएगा, और जो इस तरह से घूम रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। करेक्ट। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि कार के स्क्रू क्या कार्य करता है और इस नियम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, किस लिए किया जाता है। राइट। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन, जब किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाता है
कि अंगूठा धारा के प्रवाह की दिशा और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती हैं। ये कौन से नियम में बताया गया है? केवल फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम डीसी जनरेटर में लागू होता है, गलत। केवल फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम डीसी मोटर में लागू होता है, गलत। केवल दाएं हाथ का नियम, चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल चुंबकीय ध्रुव का नियम, चुंबकीय ध्रुव के नियम के लिए हम इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा कि केवल दाएं हाथ के नियम के द्वारा ही हम धारावाही चालक को दाहिने हाथ से यदि पकड़ते हैं तो अंगूठा धारा की प्रवाह की दिशा को दर्शाता है और उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ये आपका एक कंडक्टर हो गया। आप मान के चलिए कि ये आपका एक क्या है, ये है आपका एक कंडक्टर, ठीक है। इस कंडक्टर को आप अपने राइट हैंड से पकड़ेंगे और राइट हैंड से पकड़ने के बाद जो आपका अंगूठा होगा वो सीधा होगा, तो अंगूठा यहाँ पे धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाएगा और जो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां होंगी वो किसको दर्शाएंगी? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएंगी। ये दाएं हाथ के नियम के द्वारा ही बताया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का मिलान करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, पहले इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा सत्य है? देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जूल का नियम, ओम का नियम, एंड का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम मोटर में लगता है, जनरेटर में लगता है, और जनरेटर में जो वाइंडिंग होती है, जो चालक होती है, उसमें पैदा होने वाले ईएमएफ की दिशा का पता लगाने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग में लेते हैं। अब ऑप्शन नंबर देखिए, ये किस में दे रखा है, यानी कि ए का 2 नंबर होगा, ठीक है। ए का 2 किस में है? ऑप्शन 1 में ही है। बस आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, आपको आगे बढ़ना ही है, क्योंकि ए का करेक्ट मिलान होगा ऑप्शन दूसरा नंबर, और दूसरा देखिए इसमें से केवल पहले वाले में ही है, इनमें तो है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने टाइम को भी बचा सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपको श्योर आंसर मिल जाए कि आपका यही करेक्ट आंसर होगा तो आपको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपका टाइम बचेगा और आप अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का ये टोटल 10 प्रश्न था, जो कि हर एक प्रश्न को हम लोग बहुत ही विस्तार पूर्वक समझे, बहुत ही विस्तार पूर्वक समझे और देखें। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को करिए लाइक और कर दीजिए, दबा के शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड कर सके। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को विजिट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और मेरा हर एक वीडियो आपके पास फ्री में जाएगी। तो दोस्तों आज का हमारा साथ यहीं तक रहा। हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा।